हेलो, नमस्कार बच्चों। डिजिटल प्लेटफॉर्म पहली शिक्षा एकेडमी पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गणेश जाजुंदा और हम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान में चैप्टर देखेंगे संसाधन एवं विकास। आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा 9th क्लास में। संसाधन एवं विकास क्या है सोचा भी होगा, देखा भी होगा, आपने उसका उपयोग किया भी होगा, लेकिन हम अब उसका विकसित रूप और वो प्रकृति से कैसे प्राप्त होता है अब उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वह एक संसाधन है। आप जिन प्रकृति से प्राप्त भौतिक वस्तुओं या संसाधनों का उपयोग करते हैं वही हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। आपको बताया कि जो संसाधन है, जो कोयला, ईंधन, पेट्रोल, जो भी चीजें हैं, आप इनका शुद्ध रूप का प्रयोग नहीं कर सकते। इनको कंपनी या व्यवसाय में ले जाने के बाद इनका जो अशुद्ध रूप होता है, जो मतलब बाहर फिल्टर होकर आता है, आप उन्हीं का ही प्रयोग करते हैं। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? बिल्कुल है, संसाधन प्राकृतिक उपहार है, तभी आप इनका यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। इसमें लिखा हुआ है कि पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं, मतलब कि जो धरती से निकला है, कच्चा सोना निकला, कच्चा चांदी निकला या कोयले का अपरूप निकला, यह है कि इनका जो परिवर्तित रूप ही आप उपयोग कर सकते हैं, ना कि शुद्ध रूप। देखेंगे इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। मतलब इनका वर्गीकरण कैसे किया है? पहला, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। जैव और अजैव क्या है? जैव वह है कि जिनमें जीवन व्याप्त है, जिनमें जो जीव है वह जैव है। अजैव वो है जिनमें जीवन व्याप्त नहीं है, जैसे कि चट्टान, धातु, पत्थर, वो हुए। साम्यता के आधार पर नवीनीकरण योग्य व अनवीनीकरणीय, मतलब जिन्हें आप वापस बना सकते हो वह नवीनीकरण हो गया, और जिन्हें आप वापस नहीं बना सकते वह अनवीनीकरण हो गया। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तिगत मतलब जो व्यक्ति पर्सनल यूज करता है वो व्यक्तिगत संसाधन हो गया। सामुदायिक जिसको लोग समूह के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे कि अपने पास घर के पास पार्क हो गया, सामुदायिक भवन हो गया, शमशान हो गया, उसका उपयोग सभी लोग करते हैं। और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि आप देखोगे हमने ट्रेन हुई, हवाई जहाज हुआ, जलमार्ग हुआ, आप इनको उपयोग करते हैं तो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में आते हैं। विकास के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष, मतलब कि आने वाले समय में संसाधन कैसा प्रयोग होगा, संभावना है उसकी। जैसे कि आपने देखा होगा अभी वर्तमान में गाड़ी चल रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ी चल रही है, उसके बाद सौर ऊर्जा की आएगी, उसके बाद गैस की आएगी। आपने देखा कि धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां कम होती जा रही है, तो एक तरह से संभाव्य संसाधन ही है। इसमें देखेंगे कि डायग्राम क्या कह रहा है। डायग्राम कह रहा है जो बीच में मानव है, मानव क्या करता है, जो संसाधन प्राप्त है उसका पहले भौतिक प्रकृति रूप में प्राप्त करता है, फिर क्या करता है कि इसको प्रौद्योगिकी, मतलब प्रौद्योगिकी में वापस को ले जाएगा तो उसका शुद्ध रूप होगा। उसको फिल्टर करने के बाद उसको संस्थाओं को भेजता है, फिर संस्थाएं इनका निर्माण करती है और उसका उपयोग हम करते हैं। आगे देखेंगे कि संसाधन को कितने प्रकार में अलग अलग रूपों में बांटा गया है। संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक और मानवीय। मतलब कि जो प्रकृति से प्राप्त हुआ है वह प्रकृति संसाधन है, जो मानव ने बनाया है वह मानवीय संसाधन है। मतलब आपने देखा होगा कि जो गाड़ी वगैरह होती है वह प्रकृति से प्राप्त नहीं होती, उनके कुछ अंश प्रकृति से प्राप्त होते हैं, बाद में उनका मानव निर्माण करता है और हम उनका उपयोग करते हैं। प्राकृतिक में दो प्रकार के हैं, नवीनीकरण योग्य व अनवीनीकरण योग्य। अब नवीनीकरण योग्य में हम देखेंगे दो कौन से प्रकार हैं, सतत अथवा प्रवाह, जैसे पवन और जल। मतलब कि नवीनीकरण जिसे आप बार बार बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, आप इन्हें बार बार बना सकते हैं। उसी प्रकार आपने देखा कोयला, अगर आपने कोयले को एक बार यूज ले लिया तो आप उसका वापस प्रयोग नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार पेट्रोल का यूज ले लिया तो आप उसका वापस प्रयोग नहीं कर सकते। अब जैव में दो होते हैं, प्राकृतिक और वन्य जीव। प्राकृतिक संसाधन
प्राकृतिक वनस्पति वो होती है जो हमें वनस्पति से प्राप्त होती है, जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। अभी हाल ही में एक मूवी है ये पुष्पा मूवी, उसमें जो चंदन के पेड़ दिखाए गए हैं वह भी एक संसाधन है। लोग उनका प्रयोग पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, है तो प्राकृतिक संसाधन ही, लेकिन उसका उपयोग अब दैनिक जीवन में पैसों के लिए भी किया जा रहा है। अब देखेंगे वन्य जीव। आपने देखा होगा कि वन्य जीव जो जीव जंतु है, जीव जंतु में क्या होता है, जैसे कि हाथी के दांत हुए, शेर की खाल हुई, इनका उपयोग लोग व्यापार में करने लगे। है तो प्राकृतिक संसाधन ही, लेकिन इनका उपयोग अब व्यापार में किया जाने लगा है। इसमें है पुनः चक्रीय जैसे धातु और अचक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन। अब पुनः चक्रीय मतलब वो होता है कि जिसका आप पुनः चक्रण मतलब आप उसका रिसाइकल भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा धातु है, धातु चांदी, सोना, लोहा, एल्यूमिनियम हुआ। अगर आपने एक बार कोई चांदी या सोने की चीज बनवा ली, कोई गहना बनवा लिया, तो आप उसका वापस पुनः चक्रण करके भी उसका उपयोग ले सकते हैं। लेकिन जीवाश्म ईंधन आपने देखा कि अगर आपने गाड़ी में एक बार पेट्रोल डलवाया, आपकी गाड़ी चल गई, तो उसके बाद उसका वापस कोई उपयोग नहीं होने वाला। डीजल हुआ, हम डीजल को अगर एक बार यूज में ले लिया तो उसका उपयोग वापस नहीं होने वाला। इसमें है मानवीय में संरचनाएं व संस्थाएं और मात्रा एवं गुणवत्ता। मतलब मानव ने धातुओं व संसाधनों को अच्छे रूप में बनाने के लिए संस्था का निर्माण किया है, उसी प्रकार उनकी मात्रा व गुणवत्ता भी देखी गई है। इसमें हम आगे देखेंगे। आगे देखिए बच्चों, संसाधनों के प्रकार। हमने संसाधनों के प्रकार डायग्राम में देखे थे, अब हम इनको पैराग्राफ में देख रहे हैं, इनके बारे में देखेंगे और सुनेंगे ये होते हैं क्या है। उत्पत्ति के आधार पर आप देख रहे हैं कि उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन। इसमें है इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। मतलब जो हमें प्रकृति मतलब हमें धरती से प्राप्त हो रहे हैं, इसमें जल, वायु सब चीजें आ गई। मतलब जिनमें जीवन व्याप्त है, जो हमें पृथ्वी से प्राप्त हो रहे हैं, वह हमारे जैव संसाधन है। अजैव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं और अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए चट्टाने और धातुएं। मतलब जिन संसाधनों में जीवन व्याप्त नहीं होता, केवल वो निर्जीव है। जैसे कि आपने धातु देखी, चट्टाने देखी, आप देखेंगे कि आपके में जो लोहे का गेट है, एल्यूमिनियम का गेट है, उनमें जीवन व्याप्त नहीं है, बस वो धातु की तरह ही है, आप उनका यूज में ले सकते हैं। साम्यता के आधार पर अब देखेंगे नवीनीकरण योग्य संसाधन। इसमें हम देखेंगे बच्चों, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीनीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए सौर तथा पवन ऊर्जा, जल तथा वन्य जीव। इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया है। नवीनीकरण योग्य संसाधन वो हो गया कि जिसका उपयोग आप बार बार पुनः कर सकते हैं। आपने देखा होगा आजकल जो खेतों में सोलर प्लेट लगी हुई है, उसका क्या होता है कि सोलर से रोज चार्ज होती है, रोज हम उसका उपयोग कर सकते हैं, मतलब उसका हम वापस उपयोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा जल विद्युत, जैसे हम देखा रावत भाटा बहुत से संयंत्र चित्तौड़ में लगे हुए हैं, उनसे हम जल से विद्युत प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि हमने जो विद्युत एक बार यूज ले ली वापस यूज नहीं होगी, उससे वापस हमें विद्युत ऊर्जा बन सकती है। अब पवन ऊर्जा आपने देखा होगा कि राजस्थान में जैसलमेर साइड देखा, जैसलमेर, बीकानेर बहुत बड़े रेत के दौरे हैं, उसमें देखा हमने बहुत से बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं। वो क्या है, पवन ऊर्जा का ही स्रोत है। मतलब हवाओं से भी लोग ऊर्जा बना रहे हैं, उनका उपयोग ले रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि पवन ऊर्जा से जो ऊर्जा मिली हमने इसका उपयोग ले लिया, वो हमें वापस काम नहीं आएगी। क्यों, आपको पता है हवा रोज चलती है, हवा रोज चलेगी तो पवन चक्की से ऊर्जा बनेगी और हम उनका उपयोग कर सकते हैं। देखें अनवीनीकरण योग्य संसाधन। इसमें देखेंगे बच्चों हम इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इसके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय है और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय होते हैं, वह एक बार प्रयोग में लाने के साथ ही खत्म हो जाते हैं। इसमें कहा है कि इनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं तथा इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय है। मैंने आपको बताया था कि मतलब हमारे धरती पर बहुत साल पहले उलट पुलट हुई थी, भूकंप आया था, तो बहुत से जैव संसाधन मानव सब पृथ्वी के नीचे दब गए। अब उसमें हुआ क्या था कि जो सबसे नीचे हुआ तो वह कोयले का रूप बन गया।
जो ऊपर से मिला वो हमें धातु का रूप मिल गया। इसमें लिखा हुआ है कि धातु क्या है, पुनः चक्रणीय है, मतलब आप धातु को वापस पुनः काम में ले सकते हैं। आप देखा कि लोहा, एल्यूमिनियम, मैंने आपको उदाहरण दिए थे भी, आप इनका वापस प्रयोग कर सकते हो। लेकिन इसमें एक है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या है, मतलब कि जो जीवाश्म मतलब जीवों से जो ईंधन मिला है वह जीवाश्म ईंधन है, उसका प्रयोग एक बार के साथ ही खत्म हो जाता है। देखेंगे कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, इनका क्या है कि इनका आप एक बार प्रयोग में ले लेंगे, प्रयोग में लेने के साथ ही खत्म हो जाएंगे, तो आप इनका वापस पुनः प्रयोग नहीं कर सकते। देखेंगे अब स्वामित्व के आधार पर क्या है, व्यक्तिगत संसाधन, मतलब व्यक्ति जिनका प्रयोग निजी रूप में करता है। अब वो क्या है, संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले में वह सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन भी होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। और अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि जो आदमी निजी रूप से जिन संसाधनों का प्रयोग करता है, आप देखोगा कि आजकल घर में सबके बोरवेल है पानी की, उससे प्रकार पहले गांव में कुएं थे, प्रश्न चारागाह था, जो गाय वगैरह जब बांधते थे उसे बाड़ा कहते हैं, वो भी था। तो वह एक निजी संसाधन है तो प्रकृति की देन ही, लेकिन उसका व्यक्ति निजी रूप में प्रयोग करने लग गया तो वह निजी संसाधन हो गया। अब बहुत से लोगों के पास मकान है, मकान ये तो गवर्नमेंट द्वारा दी गई आवंटित भूमि भी है, उनमें भी रहते हैं, तो वो भी एक तरह से उनका निजी संसाधन ही है। आगे देखेंगे हम, इसमें लिखा हुआ है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। मतलब सामुदायिक क्या है, जो मतलब समूह रूप में जो लोग जिसका उपयोग करते हैं वह एक सामुदायिक होता है। आपने देखा होगा कि आपके घर के पास कोई पार्क है, बगीचा है, जो आप शाम को टहलने जाते हो, वह क्या है, वह है तो संसाधन, लेके है समूह के रूप से है, आप उसका समूह के रूप में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे आगे। ये वे संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की समिलात भूमि, चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि, और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान, वहां रहने वाले सभी लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में स्टेडियम जो होते हैं, स्टेडियम जो हुआ, पार्क हुआ, शमशान भूमि हुई, उस पर किसी एक व्यक्ति का निजी अधिकार नहीं होता, उसको लोग सभी समूह के रूप में उपयोग करते हैं। उस पर किसी के आने जाने से, आवाजाही से कोई मना नहीं है। क्यों? सामुदायिक है, उसका समूह के रूप में उपयोग करेंगे। आगे देखें, राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या है कि हमारे राष्ट्र मतलब हमारे देश की सरकार ने जो हमें संसाधन, जो हमें चीजें दी है उपयोग करने के लिए, वह एक राष्ट्रीय संसाधन है। देखें, तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिकृत कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें और रेल लाइनों व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में भी बनी हुई है। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र, भू समुद्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। इसने क्या कहा पैराग्राफ में, आप देखिए, मतलब कि राष्ट्रीय संसाधन मतलब राष्ट्र, जो देश की सरकार हमें जो उपयोग में करने के लिए जो जगह दे रही है, जैसे कि रेल हुआ, रेल मंडल हुआ, बस मंडल हुआ, एनएच हाईवे, स्टेट हाईवे, जो भी चीजें हैं वो क्या है, संसाधन ही है। लेकिन हम उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन वो देश के सरकार के अधीन है। आपने देखा कि व्यक्तिगत निजी संसाधन में व्यक्ति का अधिकार है, सामुदायिक में समूह सब लोगों का अधिकार है। राष्ट्रीय संसाधन वह है जिनका उपयोग तो हम करते हैं, लेकिन वह हमारे देश की सरकार के अधिकृत है, हम उस पर पर्सनली हम उन पर कब्जा नहीं कर सकते। इसमें यह लिखा हुआ है कि देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिकृत कर सकती है। मतलब आपने देखा होगा कि अगर आपका मकान बना हुआ है, आपके मकान के पास से कोई रेल लाइन गुजर रही है, कोई सड़क गुजर रही है, तो क्या होगा, वह जमीन सरकार ले लेगी और आपको मुआवजे के रूप में पैसे दे देगी। क्यों? क्योंकि अभी उस जमीन पर आप अकेले ही रह रहे हैं।
लेकिन जैसे ही उस पर कुछ रेल बन गया या कुछ बसें का संचालन हो गया तो उसका लोग सभी उपयोग करेंगे, वह एक राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है? कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। अब आप देखेंगे कि आप देखेंगे कि हमारा भारत क्या है, नीचे से प्रायद्वीपीय पठार है, नीचे से तिकोना है, लेकिन उसके चारों तरफ पानी है। अब आप देखेंगे कि पानी पर किसका अधिकार है? वो ये होता है कि 200 किलोमीटर तक क्या होता है कि जिस देश के सरकार के अंडर आ रहा है वो उसी का अधिकार होता है, उसको लोग उपयोग में नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि अपने जो समुद्री इलाके हैं वहां पर क्या होता है कि बहुत बार दूसरे देशों के जहाज आ जाते हैं, दूसरी नौकाओं, जो दूसरे देश के नौका जो होते हैं मछली पकड़ने वाले वो आ जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे हमारे देश के लोगों को पता पड़ता है वो सरकार को सूचित करती है और उनका उपयोग करने नहीं देती। क्यों? क्योंकि वहां तक तो हमारे देश का ही अधिकार है, हम उनका उपयोग क्यों करने दें। देखेंगे आगे विकास के स्तर के आधार पर। अब क्या है विकास के स्तर के आधार पर? क्या है मतलब संभावित संसाधन, मतलब कि वह संसाधन जिनका हम उपयोग भविष्य में कर सकते हैं, हम नहीं हमारे आने वाली पीढ़ी उनका उपयोग कर सकती है। देखेंगे संभावित संसाधन, यह वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए तौर पर भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। मैंने कहा था कि हमारे जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, जो ये चीजें हैं मतलब इन पे क्या है कि मरुस्थल बहुत है। मरुस्थल है तो इनमें हवाएं निरंतर किलोमीटर के हिसाब से चलती है। इनमें क्या है कि पवन चक्की के बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं तो उनका उपयोग भी करके हम विद्युत ऊर्जा में प्रयोग करते हैं। है तो क्या संसाधन ही है, लेकिन अभी इनका इतना उपयोग नहीं हुआ है, वह एक सीमित जगह ही है। जब इनका उपयोग एक बड़े स्तर पर हो जाएगा तो ये विद्युत जैसी संभावना जो अभी हमारी लाइट जाती है इसकी संभावना फिर नहीं होगी, हमें बराबर लाइट मिलती रहेगी। आगे देखेंगे, आगे लिखा हुआ है हमारे विकसित संसाधन। भाई विकसित संसाधन क्या है? जो मतलब विकसित होने वाले हैं वो है वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। विकसित संसाधन कहलाते हैं संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। मतलब वो है कि आप उनका उपयोग कैसे कर रहे हैं, किस स्तर पर कर रहे हैं, वैसे ही उनको विकसित करेंगे। वो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मतलब अभी हमें उन चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ी तो हमने उनका आविष्कार नहीं किया, जैसे ही हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम उनका आविष्कार कर लेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि विदेशों में क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस से गाड़ी चलने लग गई। अब कहोगे हाइड्रोजन गैस क्या है? तो हाइड्रोजन गैस हमारे धरती पर बहुत सारा विद्यमान है। आपने देखा होगा कि जो सूर्य है, सूर्य क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण ही है। तो अगर हमारे आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल, अन्य संसाधन खत्म हो जाएंगे तो भी हम हाइड्रोजन से गाड़ियां चला सकते हैं। और ये विदेशों में हो चुका है, जो विकसित विदेश देश है उनमें ये चीजें उपलब्ध हो चुकी है, लेकिन हमारे अभी इसकी यहाँ जरूरत नहीं पड़ी। जैसे ही जरूरत पड़ेगी तो हम इनका उपयोग कर लेंगे। देखेंगे भंडार, मतलब भंडार क्या है? पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, भंडार में शामिल है। उदाहरण के लिए जल दो गैसों हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है परंतु इस उद्देश्य से इसका उपयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीक नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से भी आप मान नहीं सकते कि हाइड्रोजन से भी गाड़ियां चल सकती है, हाइड्रोजन से भी बसें चल सकती है। अभी अंतरिक्ष में जो रॉकेट भेजे जाते हैं वो भी एक हाइड्रोजन गैस से ही संभाव्य है, मतलब वो भी चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो आपके घरों के ऊपर जो एयरप्लेन जाता है, जो प्लेन जाता है, वो क्या है? उनके टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। तो सोचो कि जब हीलियम गैस का भी विकास हो चुका है, मतलब उसको भी लोग टायरों भरने के लिए काम में ले रहे हैं, तो हाइड्रोजन भी बहुत जल्द आएगा और हम इनका एक उद्यम के रूप में काम में लेंगे। तो क्या होगा कि हमारे जो पेट्रोल डीजल के जो भाव है ये भी समस्या जल्दी से कम हो जाएगी। देखेंगे अब संचित कोष। यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीक ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है।
नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल वन संचित कोष है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। आप देखेंगे आपने बहुत से बांध देखे होंगे, जैसे कि आपने बांध का नाम सुना है, मेजा बांध है, आपने नाम सुना होगा बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध क्या है कि बनास नदी पे बनाया हुआ है, तो बनास नदी का पानी रोककर एक बांध का निर्माण किया हुआ है। तो आप सोचेंगे कि जो बांध में जो जल इकट्ठा है, उस जल इकट्ठे करने की शक्ति है, उस शक्ति को भी लोग विद्युत संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा में काम में ले रहे हैं। तो आप देखो कि विद्युत ऊर्जा के बहुत से स्रोत है, लेकिन वो अभी विकसित है, उनका विकास चल रहा है, मतलब अभी हमने उनका रूप में उपयोग में नहीं लिया। आगे देखेंगे हम संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास कैसे हो रहा है और हम इनका उपयोग कैसे कर रहे हैं, विकसित संसाधन कैसे कर रहे हैं, अब हम देखेंगे। देखिए बच्चों, संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे कि निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई है। आप देखेंगे कि जो प्रकृति में जो पेड़ पौधे हैं, जीवाश्म है, जो कोयला है, पेट्रोल डीजल जो चीजें हैं, मतलब क्या हुआ, इनका अगर सीमित उपयोग होता तो कुछ नहीं था, लेकिन मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग शुरुआत कर दी। अब क्या हुआ कि ये चीजें हमारे कम पड़ने लग गई। आपने देखा होगा कि आज मानव हर जगह खान खोद रहा है, ठीक है, और बोरिंग कर रहा है पानी की, तो क्या हो रहा है, पृथ्वी अंदर से खोखली हो रही है, तो ये भूकंप के झटके आना, ये चीजें अब आना ही स्वाभाविक है। आप देखेंगे कि आज कोई नई बिल्डिंग बनती है, नया का मकान बनता है, तो क्या होता है कि लोग अपने घरों में पेड़ पौधे काट देते हैं, बाहर से पेड़ पौधे काट देते हैं। अरे आप सोचिए, जब मकान बनाने के लिए सारे पेड़ पौधे काट दिए जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होगी, हमें कागज कहाँ से प्राप्त होगा, हमें लकड़ी कहाँ से प्राप्त होगी। लेकिन ये मानव नहीं सोचता है, मानव इनका फिर भी अंधाधुंध उपयोग कर रहा है। देखेंगे समस्या क्या आ सकती है। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का हाथ से संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में, संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन, अमीर और गरीब में बढ़ गया है। आप देखेंगे कि जो मानव है, मानव क्या करता है, संसाधनों का प्रयोग कर रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि आज अगर आप जाओ, आज के 4-5 साल पहले जाओ, तो क्या होता था कि आज भी गाँव में लोग लकड़ियां बीनकर चूल्हे पे खाना बना रहे हैं। तो क्या हुआ, उनके पास वह संसाधन नहीं पहुंचा। आज आप अगर शहर में देखो तो हर लोगों के घरों में क्या है, गैस है, तो गैस से क्या खाना पक जाता है। लेकिन अब वही तो बात हो गई कि अमीर और गरीब दो लोग भागों में बढ़ गए। अमीर लोग क्या करते हैं, खाना अपना तुरंत गैस पे बना लेते हैं या लाइट वाले चूल्हे बना लेते हैं। लेकिन जो गरीब लोग होगा, गरीब लोग क्या करेगा, आज भी उसी चूल्हे का प्रयोग करता है। आगे देखेंगे बच्चों, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थितियों संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत, अवशय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि है। मतलब आपने देखा होगा कि संसाधनों का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन उसका अंधाधुंध कर दिया। मतलब आपने देखा होगा कि लोग क्या है कि घरों में ठंडक महसूस करने के लिए लोग एसी का उपयोग कर रहे हैं। एसी क्या है, एसी वह है एक शीतलक है, ऐसी शीतलक है जो कि हमें गर्मी का एहसास नहीं कराती, मतलब कि बहुत अधिक मात्रा में हमें ठंड का अनुभव कराती है। तो एसी से क्या होता है, इससे सीएफसी गैस बाहर निकलती है। सीएफसी गैस बाहर निकलती क्या है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इससे क्या होता है, इससे जो ओजोन परत है, ओजोन मंडल परत में इसमें छेद हो रहा है। अब आप देखेंगे कि ओजोन परत अवशय ये क्या है, ओजोन परत आपने नाम सुना है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्या है कि पूरा बर्फीला देश है, अंटार्कटिका पूरा बर्फीला देश है। उस बर्फीले देश के ऊपर क्या हुआ कि ओजोन जो परत है उसमें एक छेद हो गया। क्यों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन, आप जो चीजें यूज करते हो उनसे जो निकलने वाली गैसें हैं, उन गैसों से क्या हुआ कि उस परत में छेद हो गया। अब आप एसी का उपयोग कम कर देंगे, कभी नहीं करेंगे। आप फ्रिज का उपयोग कम कर देंगे, आप फ्रिज का उपयोग कभी कम नहीं करेंगे। जब तक आप इनका उपयोग करते रहेंगे तब तक क्या है कि ओजोन परत में छेद बढ़ता रहेगा। अब इसका हमें नुकसान क्या है, आप देखो कि जब ये ओजोन छेद बढ़ गया तो क्या होगा कि सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं, यूवी, उसे बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट,
अल्ट्रावायलेट किरणें जो सीधी आएगी धरती पर आएगी तो क्या होगा कि अंटार्कटिका जो महासागर है वो पूरा बर्फीला प्रदेश है, अगर उस बर्फीले प्रदेश पर सीधी ही सूर्य किरणें आई तो सोचो कि सूर्य की, जब हमें सूर्य का एहसास होता है तो वो कितना गर्म है, लेकिन जब सीधी किरणें आएगी तो उस बर्फ को पिघला देगी। अब जैसे ही बर्फ पिघला तो बर्फ पिघलने के बाद क्या हुआ पता है आपको, बर्फ पिघला तो जल स्तर बढ़ गया, जल स्तर बढ़ने से बहुत से टापू वगैरह ऐसे ही डूब जाएंगे और क्या होगा कि आने वाले समय में वापस धरती क्या है जलमग्न हो जाएगी जैसा पहले पृथ्वी पर था। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निर्मीकरण, मतलब पर्यावरण का भी बहुत सा प्रदूषण कर रहे हैं, उसमें बहुत से प्रकार है, ध्वनि प्रदूषण हुआ, वायु प्रदूषण हुआ, जल प्रदूषण हुआ। लोग क्या कर रहे हैं, जो बड़े बड़े लोगों ने जो कारखाने बना रखे हैं उनका क्या गंदा पानी नदी नालों में छोड़ दिया और वह जल प्रदूषित हो रहा है। वायु प्रदूषण, लोग कितनी अधिक मात्रा में गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं, आप सोचो गाड़ी का उपयोग करने से कितना धुआं प्राप्त हो रहा है और धुएं से वायुमंडल में एक गंदा सा बादल बन गया। आपने देखा होगा कि जो आगरा में स्थित ताजमहल है, आपने देखा ताजमहल बिल्कुल शुद्ध संगमरमर से बना हुआ है, फिर भी क्या होता है कि हर 2-3 साल में वह गंदा हो जाता है, मतलब वह गंदा से दिखने लगता है। उसका क्या हुआ कि जो SO2 सल्फर ऑक्साइड होता है वह क्या है कि वायु प्रदूषण के माध्यम से बादलों में जाता है, जो वर्षा होती है उस वर्षा के साथ वो नीचे आता है और वो अम्लीय वर्षा करता है, उससे क्या होगा कि ताजमहल भी गंदा हो रहा है। आप सोचो कि हमारे अंधाधुंध उपयोग करने से हमें ये कितने नुकसान है। आगे देखेंगे, मानव जीवन की गुणवत्ता, विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्यायसंगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। आपने देखा कि बड़े जो देश है जैसे चीन हुआ, अमेरिका हुआ, जापान हुआ, ये क्या है, ये बहुत विकसित देश है, इन्होंने इन चीजों का पहले से ही उपयोग कर लिया और हमें तो इन चीजों का अब पता पड़ा है। आपने आज के 7-8 साल में कभी नाम सुना सौर ऊर्जा? अब नाम सुना कभी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी भी आएगी? आपने नहीं सुना, क्यों? क्योंकि ये पहले वहां उपयोग हो चुका है और हम इनका उपयोग अब कर रहे हैं, देखेंगे। इसलिए इस हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है, मतलब कि वो आपको कितना उपयोग करना है, मतलब कि आपको कितना उपयोग करना है, संसाधन कैसे प्रयोग करना है, वो क्या है, आप उनका एक विवरण तैयार कीजिए कि मुझे इतना ही संसाधन उपयोग करना है, मैं इसी प्रकार ही करूंगा। अगर आपने इसका ज्यादा उपयोग किया तो भी आपको ही। हम आगे देखेंगे कि सतत पोषणीय विकास क्या है। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का ही अर्थ है विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करें। मतलब कि आप प्रकृति में जो उपलब्ध संसाधन है उनका प्रयोग उतना ही कीजिए जितनी आपको आवश्यकता है, तो ही सतत पोषणीय विकास है। नहीं, अगर आप इनका अधिक उपयोग करेंगे तो आने वाली आपकी भावी पीढ़ियों को इसका उपयोग नहीं कर सकेगी। आगे देखें, रियो डी जनवरी पृथ्वी सम्मेलन 1992, ये सम्मेलन क्या था और क्यों किया? देखें, जून 1992 में 100 से भी अधिक देशों राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते हुए पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। आपको एक चीज पता है, अगर आपको कोई समस्या का निदान निकालना है, अगर समस्या आपकी है तो आप उसका तुरंत उपयोग कर सकते हो, लेकिन आपको पता है कि ये बड़ा विश्व मामला है। मतलब अब क्या है कि संसाधनों का प्रयोग तो सभी करते हैं, अब सभी को मनाना पॉसिबल नहीं है। तो क्या हुआ कि विश्व स्तर पर एक सम्मेलन हुआ ब्राजील के शहर में रियो डी जेनेरो में। उसमें बताया गया था कि आपको संसाधनों का प्रयोग ऐसा करना है, आपको उसका प्रयोग अंधाधुंध नहीं करना, उसके बारे में बताया गया था, जिसमें 100 से भी अधिक देशों ने इसमें हिस्सा लिया है। आगे देखेंगे हम, सम्मेलन में एकत्रित भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत पर एक सहमति जताई। 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 तैयार किया गया। मतलब वहाँ एक प्रपत्र, वहाँ एक लेटर पैड तैयार किया गया, उसका नाम एजेंडा 21 है कि आपको अब आगे ऐसे नहीं करना, और 100 से भी अधिक देशों ने उसमें साइन किए हैं। अब देखेंगे एजेंडा 21 क्या है। यह एक घोषणा है जिससे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया था।
इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह कार्यसूची है जिसका उद्देश्य सामान्यतः पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय स्थिति, गरीबी, रोगों से निपटना एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है। यह प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार किए करें। मतलब बताया गया है कि एजेंडा जो 21 है इसमें क्या हुआ, इसमें प्रकृति के जो अंधाधुंध उपयोग हो रहा है उसके बारे में बताया। लोगों को ये भी कहा गया कि आप इसका ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो आपको भी नुकसान है, बहुत सी बीमारियां हैं, ऐसे हैं। तो उसका सब चीज़ों को देखते हुए एजेंडा 21 से तैयार किया गया। आगे देखेंगे हम संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता है, बहुत अधिक विविधता यह भी है महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी है जहां एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरी तरफ संसाधनों की कमी है। आपने देखा कि अगर आज आप जहाँ रहते हैं, राजस्थान में रहो, राजस्थान में देखा कि अजमेर है, बूंदी है, कोटा है, ये चीज़ें यहाँ पर पानी की उपलब्धता कितनी है, यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप चल जाओ जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, मॉडल साइड चल जाओ, वहाँ पर पानी नहीं है। तो वही है, संसाधन एक जगह तो कितना है और एक जगह संसाधन बिल्कुल भी नहीं है। आप देखेंगे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो हाड़ौती प्रदेश है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर काली मिट्टी है तो वहाँ पर खेती भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन आप उसके विपरीत यहाँ जाओ पश्चिम राजस्थान में, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। आप जाओ गंगानगर साइड जाओ, देखो आप वहाँ पर किन्नू कितने फेमस है, झालावाड़ के आप देखो संतरे कितने फेमस है। तो वह एक विशेष जगह पर ही है। तो मतलब वही तो है कि कहाँ पर संसाधन अधिक है, कहाँ पर संसाधन कम है, इसी बारे में बताया गया है। अब देखेंगे कि कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरणतः झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। आपने देखा कि जो झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोयले प्रचुर मात्रा में, यहाँ पर कोयले प्रचुर मात्रा में। छोटा नागौर का पठार है जो झारखंड में, वह बहुत फेमस है कोयलों के लिए, वहाँ कोयले बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उसी प्रकार आप अन्य जो राज्य देखेंगे, अन्य जो जगह देखेंगे, वहाँ पर भी कोयले इतने नहीं मिलते। वही तो है कि कहाँ पर तो अधिकता है, कहाँ पर कमी है। अब देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थलीय प्रदेश देश के अन्य भागों से अलग अलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। इसमें यह कहा गया है कि आपके जिस क्षेत्र में, मतलब भारत के जितने अलग राज्यों में जो संसाधन अधिकता पाए जाते हैं, आप उनका नियोजन कीजिए और जहाँ पर कमी है आप उनको वहाँ पर उनकी आवश्यकता के अनुसार पहुँचाइए। तो क्या होगा कि सभी लोग संसाधनों का संपूर्ण रूप से उपयोग कर सकेंगे। आगे देखेंगे हम इसमें भारत में संसाधन नियोजन, मतलब आप भारत में संसाधन का नियोजन किस प्रकार कर सकते हैं, कैसे अलग अलग जगह पाए जाने वाले संसाधनों को आप एक जगह ला सकते हैं और उनको तैयार कैसे करेंगे। आगे देखेंगे हम संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। सही बात है भाई, आपको देखोगे संसाधन नियोजन है वो एक प्रक्रिया जटिल है। क्यों? आप कितने लोगों को मनाओगे कि संसाधनों का प्रयोग करो, कम करो या अतिदोहन करो, जिसमें निम्नलिखित सोपान है। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना, मापन करना, संसाधनों का विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन का ढांचा तैयार करना, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए हैं। इसमें ऐसा बताया गया है कि आपके जो संसाधन है, जिस क्षेत्र के हिसाब से आप उनका मानचित्र नक्शा तैयार कीजिए। आप वहाँ पे छोटी छोटी योजना लाइए, उस योजना से लोगों को बताइए कि भाई आपकी जो संसाधन है इसका प्रयोग हम सीमित ही करेंगे तो अच्छा है, कि ताकि इसका उपयोग बाद में भी दूसरे जन कर सकते हैं। और ऐसा प्रथम पंचवर्षीय योजना में किया गया था कि बताया भाई कृषि जो खेती है, इन संसाधनों का प्रयोग आप बिल्कुल सीमित व लिमिटेड करें ताकि इसका उपयोग सभी कर सकते हैं।
देखेंगे हम आगे। इसमें देखिए बच्चों, किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। इसमें ऐसा कहा गया है कि जहाँ पर संसाधनों की अधिकता है वहाँ पर भी क्या है, लोग पिछड़े हुए हैं, और बहुत से देश ऐसे हैं कि जहाँ पर संसाधन नहीं है फिर भी वो बहुत आगे हैं। मैं आपको एक अच्छा उदाहरण दूं, आपने नाम सुना होगा, देश है एक सऊदी अरब। सऊदी अरब में क्या है आज? सऊदी अरब में पानी नहीं है, रेगिस्तान है। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर ऐसा हुआ कि वहाँ की जो सरकार थी उस सरकार ने क्या किया कि एक अच्छा सा एजेंडा तैयार किया और वहाँ पानी इतना कर दिया, इतना विकसित हो गया। आयोग बताया कि सऊदी अरब में विश्व की सबसे बड़ी इमारत वही है। देखा मतलब कितना विकसित हो गया, वहां पर संसाधन नहीं होते हुए भी वो कितना विकसित हो गया। देखेंगे आगे बच्चों, इसमें उपनिवेश का इतिहास में बताता है कि उपनिवेश में संसाधन संपन्न विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशकों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वह उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किया जाए। इसमें ऐसा कहा गया है कि हमारे भी देश में बहुत से सोने चांदी, बहुत से धातु, बहुत से संसाधन पाए जाते हैं, लेकिन अगर हम उनका उपयोग प्रौद्योगिकी संसाधन या व्यवसाय के थ्रू करें तो हम उनका उपयोग ज़्यादा कर पाएंगे, उनका अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि जो धातु जो होती है प्रकृति में, जो संसाधन है, उसका शुद्ध रूप हम कभी भी उपयोग में नहीं ला सकते हैं। आगे देखेंगे, संसाधनों का संरक्षण, मतलब संसाधनों का संरक्षण कैसे करें, हम उनको कैसे संरक्षण करें, कैसे बचाएं ताकि हम इनका आगे भी उपयोग कर सकें। आगे देखेंगे हम संसाधनों का संरक्षण। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग, अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती है। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरणतः गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण के लिए अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है। देखेंगे क्या है वो, इसमें लिखा हुआ है, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। इसमें गांधी जी ने एक लाइन कही है, इस लाइन का अच्छा सा मैं आपको समझाऊं तो आपने देखा होगा कि जो गांधी जी ने जो नमक यात्रा की, गुजरात तक जो नमक यात्रा की, वो क्योंकि क्या हो गया कि नमक उस टाइम में नमक के दाम बढ़ा दिए तो आम आदमी नमक का उपयोग नहीं कर सकता था। तो अब वही तो कह रहा है कि संसाधन जो है, संसाधन पेट भरने के लिए है लेकिन पेटी भरने के लिए संसाधन नहीं है। गांधी जी ने उस समय भी मतलब कि प्रयास करके नमक का जो कानून तोड़ा, उसके बाद गरीब लोग भी नमक का उपयोग कर सकता है। देखिए आगे, इसमें लिखा हुआ है, उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधनों हास्य के लिए लालची, स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्याधुनिक उत्पादन के विरुद्ध है और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पाद के पक्षधर में थे। मतलब उन्होंने, गांधी जी ने कहा था कि आपका जो संसाधन है आप उनका प्रयोग लिमिट कीजिए और सबके लिए कीजिए। अगर आप उनका एक जगह एकत्रित कर लेंगे, आप उनका संरक्षण कर लेंगे तो क्या होगा कि उनके दाम बढ़ जाएंगे और गरीब आदमी उसका उपयोग नहीं कर सकेगा, इसलिए सभी को परेशानी आ जाएगी।